हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग एविडेंस एक्ट का सेकंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था, कुछ पॉइंट को हमने बताया हुआ था। आज सेकंड लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कि एविडेंस एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, रूपरेखा क्या है, उसको हम समझेंगे। और उस स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे पूरे जो पार्ट्स हैं एविडेंस एक्ट की, सेक्शंस जो हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे कि 167 तक जो सेक्शंस हमारे दिए गए हैं उनको कैसे कैसे पार्ट वाइज बांटा गया है। उससे पहले हम जो फर्स्ट लेक्चर में हमने दिया हुआ था, यहाँ पे पढ़ाया हुआ था, उसके विषय में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ाया था। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि साक्ष्य विधि का अर्थ हमने बताया था। पहला चीज़ कि साक्ष्य विधि का अर्थ क्या है, फर्स्ट हमने बताया। साक्ष्य विधि का अर्थ, विधि का अर्थ साक्ष्य विधि का अर्थ हमने बताया था कि साक्ष्य विधि जो है वो एविडेंस शब्द इंग्लिश शब्द है। यह एविडेयर लैटिन शब्द एविडेयर से उत्पत्ति हुई है साक्ष्य विधि की। इसके विषय में हमने चर्चा की थी। सेकंड हम लोगों ने क्या बात किया था, सेकंड हम लोगों ने बात किया था कि साक्ष्य विधि कैसी विधि है, कैसी विधि है, कैसी विधि है, विधि है। ठीक है, इसमें दो चीजें हमने बात की कि ये मौलिक विधि है, मौलिक विधि या प्रक्रिया विधि है। हमने बात किया कि साक्ष्य विधि कैसी विधि है, मौलिक विधि अर्थात सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। तो हमारा जवाब क्या था कि ये न तो मौलिक विधि है न तो प्रक्रिया विधि है। क्यों? इसमें थोड़ा सा उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी आपको, जो मैं इस समय बता दे रहा हूँ कि साक्ष्य विधि जो है, जो एविडेंस हमारा है, वो ना ही मौलिक विधि में आता है अर्थात सब्सटेंटिव लॉ में नहीं आता, ना ही वो प्रोसीजरल लॉ में आता है। तो फिर वो किस लॉ में आता है? वो क्या है कि वो एडजेक्टिव लॉ में आता है। ये एडजेक्टिव लॉ है। ठीक, अब प्रश्न ये होता है कि एडजेक्टिव लॉ क्या है। तो एडजेक्टिव लॉ वो लॉ होता है जिसमें कि मौलिक विधि का भी अंश मिलता है और प्रक्रिया विधि का भी अंश मिलता है। जब ये दोनों अंश किसी विधि में मिलते हैं तो उसे एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। तो साक्ष्य विधि क्या है हमारी? ये एडजेक्टिव लॉ है। इसके लगभग 75% प्रोसीजरल लॉ हैं आपके इसमें समाहित किए गए हैं, और जो 25% लगभग बचते हैं वो क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। जैसे स्टॉपेल का नियम है, वह अधिकार की बात नहीं करता है। वहाँ पर हमने बताया था आपसे कि मौलिक विधि क्या है, उसमें अधिकार व दायित्वों का वर्णन होता है, तो उसे मौलिक विधि कहेंगे, जिसमें सेक्शंस हैं और उनके दंड का प्रावधान किया गया है। ऐसी विधियाँ क्या होंगी? ये मौलिक विधि अर्थात सब्सटेंटिव लॉ होंगी। और प्रोसीजरल लॉ क्या होगा? उन अधिकार व दायित्वों को कैसे प्रोसीड करना है, कैसे क्रियान्वयन उसका किया जाएगा, प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी उस अधिकार दायित्व को पूर्ण करने के लिए, वो प्रोसीजरल लॉ में बताता है। तो प्रक्रिया विधि होगी। मौलिक विधि में हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि टॉर्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये सब क्या है? ये मौलिक विधि है। टीपीए हुआ आदि जो आपके एक्ट हैं वो मौलिक विधि के अंतर्गत आएंगे। प्रोसीजरल लॉ में हमने बताया था कि सीपीसी है, सीआरपीसी है, ये सब क्या है? ये प्रक्रिया विधि हैं। अब एडजेक्टिव लॉ के अंतर्गत आपका साक्ष्य विधि आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि कुछ अंश इसके मौलिक विधि में है, कुछ अंश आपके प्रक्रिया विधि में है, इसलिए ये इसको एडजेक्टिव लॉ के अंतर्गत माना गया है। कि ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे प्री के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि जो एविडेंस लॉ है हमारा वो कैसा लॉ है, मौलिक विधि है, प्रक्रिया विधि है
एडजेक्टिव लॉ है, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें आप सही ऑप्शन मारेंगे, ये एडजेक्टिव लॉ है। ठीक, चलिए, तो ये सेकंड हमने बताया था कि पहला हमने बताया साक्ष्य विधि का अर्थ बताया था, सेकंड हमने बताया था कि साक्ष्य विधि जो है वो कैसी विधि है, इसकी चर्चा हमने किया था। थर्ड लास्ट हमने चर्चा आपसे किया था कि 3 गोल्डन रूल, की चर्चा हमने किया था आपसे कि 3 स्वर्णिम नियम एविडेंस एक्ट के क्या क्या है, उसके विषय में हमने चर्चा किया था। तो 3 स्वर्णिम नियम हमने क्या बताया था आपको कि जो साक्ष्य होगा विवादक तक सीमित होगा, विवादक, ओके। सेकंड हमने क्या बताया था इसमें कि अनुचित साक्ष्य को मना किया गया है। थर्ड हमने क्या बताया था आपको कि सर्वोत्तम साक्ष्य, ये 3 चीजें हमने बताई थी आपसे इसमें 3 गोल्डन रूल में। पहला, विवादक तक ही सीमित रहेगा, जो भी आप एविडेंस के अंतर्गत साक्ष्य जो होगा वो विवादक विषय तक ही सीमित होना चाहिए, ये पहला हमने बताया था 3 गोल्डन रूल में। ठीक, सेकंड हमने बताया था कि अनुचित साक्ष्य का अपवर्जन किया गया है, मतलब मनाही की गई कि भाई हम अनुचित, न्यायालय ने कहा है कि हम अनुचित साक्ष्य अर्थात हियर से एविडेंस को हम नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक, ये हमने बताया था। तो थर्ड हमने बताया था, इसमें हमने ये बताया था कि कुछ अपवादी दशाएं हैं जिसमें अनुचित साक्ष्य को एक्सेप्ट किया जाता है। इसके विषय में हम डिटेल में चर्चा आगे के लेक्चर में हम करेंगे। वैसे आप जान लीजिए जैसे कि 32 हमारा हो गया, वो अनुचित साक्ष्य का एक अपवादी दशा है जिसमें ग्रहण किया जाता है। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे इसकी। थर्ड हमने बताया था सर्वोत्तम साक्ष्य की चर्चा हमने किया था कि सर्वोत्तम साक्ष्य क्या होगा, जो सब में कई साक्ष्य आपके पास मौजूद हैं, उन कई साक्ष्यों में जो सबसे उत्तम होगा वही सर्वोत्तम साक्ष्य होगा और वही साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जाएगा। ठीक, ये 3 बातें, 3 पॉइंट हमने बात किया था। साक्ष्य विधि का अर्थ ये क्या है, कैसी विधि है साक्ष्य विधि, इसकी चर्चा हमने किया। थर्ड हमने चर्चा किया था 3 गोल्डन रूल ऑफ एविडेंस एक्ट। इन तीसरे जो 3 गोल्डन रूल है इसमें 3 बातें थी, ये ध्यान रखिएगा। जब 3 गोल्डन रूल, 3 बातें, ठीक, 3 बातें, 3 यहाँ 3 यहाँ, ये याद रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें हमने इतनी चीज़ें पढ़ी हुई थी। आज का लेक्चर हमारा क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस हम देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस की बात की जाए तो इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अर्थात एविडेंस एक्ट में 3 भाग हैं। जब आपसे पूछा जाए, अभी हम इसके बाद हम आपको एक ग्राफ के थ्रू बताएंगे पूरी कि कितने भाग, कितने सेक्शंस, क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी हम इसके बाद बताएंगे। वैसे आप ओवरऑल ये जानते रहिए कि 3 भाग हैं एविडेंस एक्ट में। ठीक है, 3 भागों का वर्णन किया गया है। 3 भाग में है हमारी पूरी एविडेंस एक्ट समाहित है। फर्स्ट भाग, ये कभी कभी ये पूछा जाते हैं आपसे, जो प्री के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें यह पूछा जाता है कि फला अगर कोई चीज़, जैसे स्टॉपल पूछ दिया गया कि किस चैप्टर में है इसका प्रावधान किया गया, बताइए, उस चैप्टर का नाम आपको बताना होता है। जैसे सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, किस चैप्टर में है यह बताइए, यह बताना होता है आपको। तो चैप्टर का नाम भी याद आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये भी क्वेश्चन अगर आया है तो सही, अगर नहीं आया है तो आ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं बस वही रिपीट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आया है तो वो उसको आने की संभावनाएं भी हैं। आप वहीं तक सीमित ना रहिए कि जितना क्वेश्चन आया मैं उतना ही पढ़ूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप वहाँ तक चले जाइए, आप आयोग से एक कदम आगे रहिए कि अगर भविष्य में उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो हमारी तैयारी वहाँ तक रहे, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। आप वहाँ तक पढ़िए। तो जैसे कि आपसे पार्ट पूछ लिया
कि फर्स्ट पार्ट बताइए कि किस सेक्शन से किस सेक्शन तक प्रावधान किया गया है। तो यदि आपको ये ग्राफ पता होगा तो आप आसानी से चीज़ें बता लेंगे और इस ग्राफ के माध्यम से आपकी कई चीज़ें तैयार होंगी। अगर ये ग्राफ आपने तैयार कर लिया तो इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ग्राफ नहीं है, बस एक बार दो बार आप देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए मेरी, और या एक कॉपी या पेन पे या प्लेन पेपर A4 जो पेज होगा, कॉपी पेन उठाइए, फर्स्ट क्लास बनाइए, उसको चस्पा कर दीजिए अपने दीवार पे। रोज़ आइए, देखिए, खाइए, पीजिए, देखते रहिए, तुरंत याद हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। प्रॉब्लम क्रिएट करने से प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखिए कि कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो 3 पार्ट, ठीक, पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 पार्ट में प्रावधान किया गया है। पार्ट फर्स्ट क्या कहता है? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक। सेकंड भाग में क्या है? ऑन प्रूफ। थर्ड पार्ट में क्या है? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। देखिए, हमें लगता है यहाँ तक कि जो हमारे पास स्टूडेंट हैं, कुछ इंग्लिश के भी होंगे, कुछ हिंदी के, अर्थात इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों डुअल मोड के होंगे। तो हमें इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है और हिंदी भी मुझे थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है, क्योंकि हिंदी मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा आप एफर्ट करिएगा, थोड़ा सा मैं करता हूँ, तो दोनों एफर्ट करते हैं तो दोनों साथ में चल सकेंगे, ठीक है। चलिए, तो पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पार्ट फर्स्ट में क्या है? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात की गई है, अर्थात तथ्यों की सुसंगति की बात की गई। इसका मतलब है ये आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ये तथ्यों की सुसंगति, तथ्यों की सुसंगति। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानी हो रही हो तो कृपया करके वह बेयर एक्ट खोल लें। बेयर एक्ट में पूरा चीज़ें लिखी हुई हैं, आराम से आप पढ़िए और उनको समझ लीजिए। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम वाले खोल लें, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले खोल लें। अच्छा, तो बेयर एक्ट वो आ रहा है जो डुअल मोड में आ रहा है, एक तरफ इंग्लिश लिखी रहती है, एक तरफ हिंदी लिखी रहती है। आराम से आप पढ़ते रहिए, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको देख लीजिए आप, ठीक है। वही जो शुरुआती जो सेक्शन 3 या 4 तक जो भी आप कायदे से पढ़ लेंगे, वही शब्द बार बार आप पूरे एविडेंस तक पढ़ेंगे, तो उतनी दूर तक खाली दिक्कत रहेगी आपको। सेक्शन 4 तक, फिर उसी शब्द को बार बार आप पढ़ेंगे। और 4 तक जिस लड़के ने समझ लिया, जिस स्टूडेंट ने सेक्शन 4 तक एविडेंस एक्ट को समझ लिया, वो समझ लीजिए कि पूरी एविडेंस एक्ट को उसने अपने मुट्ठी में कर लिया, ठीक। तो थोड़ा स्लो चलूँगा, कम टाइम लूँगा आपका, मगर सॉलिड देके जाने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो पार्ट फर्स्ट में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जिसे क्या कहते हैं? तथ्यों की सुसंगति कहते हैं, ठीक। इसमें 2 चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर फर्स्ट है प्रिलिमिनरी, अर्थात प्रारंभिक की बात की गई है, सेक्शन 1 से लेकर 4 तक। अब ध्यान दीजिएगा, आप भाग पहले का, पार्ट फर्स्ट का नाम आपको पता होना चाहिए कि पार्ट फर्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है। तो ये रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सुसंगति, ये पता होना चाहिए। आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि पार्ट फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था और पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था तो वह कौन कौन से चैप्टर को उसमें समाहित किए हुए हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो उसने 2 चैप्टर को समाहित किया हुआ है अपने आप में। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी, जो कि सेक्शन 1 से लेकर 4 तक का प्रावधान करता है। सेकंड चैप्टर हम लोग रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 5 से 55 तक का प्रावधान करता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये किसी एविडेंस एक्ट की रीढ़ की हड्डी है, बोन ऑफ मैरो, ठीक है। सेक्शन 5 से लेकर 55 तक सुसंगतता की बात करता है, ठीक। तो ये बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, सेक्शन 5 से 55 तक। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सेक्शन 5 से 55 तक में कोई क्वेश्चन न पूछा जाए, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, हर जगह आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा सेक्शन 5 से 55 तक। फर्स्ट चैप्टर भाग फर्स्ट हमने देखा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में 2 चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं।
चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट में प्रीलिमिनरी है, सेक्शन 1 से लेकर 4 तक में प्रावधान किया गया। चैप्टर सेकंड में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, जो कि सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में प्रावधान किया गया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो मैं लेक्चर लेकर चल रहा हूँ तो मैं यह समझ के चल रहा हूँ कि जो सामने वाला स्टूडेंट है उसको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक, मैं यह समझ के चल रहा हूँ कि जो सामने बैठा है उसको 0 बटा सन्नाटा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उस धरातल से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं, परंतु ये सबके लिए हमको ध्यान में लेकर चलना है। ठीक है, समता का अधिकार होना चाहिए, सबको समान भाव से देखने की आदत है, तो सबको समान तरीके से लेके चलने की आदत भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 0 बटे सन्नाटा भी लोग हैं और बहुत ही विद्वान लोग भी बैठे हैं, परंतु हमें उस जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अभी नीचे तबके का मतलब, हमारा कहने का मतलब है कि जिन्होंने अभी शुरुआत की है, अभी वो आ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तो उनके हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी समझ में आए कि लॉ क्या चीज़ है। एविडेंस पढ़ने जा रहे हैं तो एविडेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी पढ़नी है। जो इनका पहला अटेम्प्ट है वो कैसे पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी ध्यान में रख के मुझे ये वीडियो बनानी पड़ती है। तो जो थोड़ा समझदार, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, तो वो थोड़ा सा इन बातों को समझेंगे, हमारी बातों को, और साथ में लेके चलने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए, तो हमने पार्ट फर्स्ट देखा, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, 2 चैप्टर का प्रावधान। चैप्टर फर्स्ट प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेकर 4 तक। कोशिश करूंगा कि मेरे साथ आप लगे रहिए, मैं इसी समय आपका ये पूरा तैयार करवा दूंगा जो आप पढ़ रहे हैं। आप डायरेक्ट खोलिए, अगर इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी भी देख लीजिएगा, हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश वाले तो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो 2 चैप्टर का प्रावधान। पार्ट फर्स्ट में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, 2 चैप्टर। फर्स्ट प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेकर 4 तक। सेकंड चैप्टर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, सेक्शन 5 से लेकर 55 तक प्रावधान किया गया। ओके, सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा ऑन प्रूफ है। ऑन प्रूफ में सबूत, पार्ट सेकंड जो है वो सबूत के बारे में प्रावधान करता है। सबूत के विषय में 1 2 3 4 चैप्टर। इसको कैसे याद करें? पार्ट सेकंड, दूसरा पार्ट, उसका दुगना कर दीजिए। पार्ट सेकंड है, यहाँ 2 और जोड़ दीजिए, हो गया 4 का ये रहा आपका। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। ठीक, ये तरीका आपका। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 चैप्टर। पार्ट सेकंड 4 चैप्टर, दुगना कर लीजिए इसको। ठीक है, तरीका जैसे हमारे यहाँ जुगाड़ नहीं चलता, उस हिसाब से ये थोड़ा सा ट्रिक अपनानी पड़ती है। ये हमारा एविडेंस नहीं बताएगा कि हाँ भैया इसी तरह आप पढ़ लीजिए, नहीं, ये हमें इजाद करनी होगी कि हम कैसे सीख सकते हैं। जो कैसे भी आपको याद करना है, पकड़ना है, किसी भी तरीके से आप पकड़ लीजिए उस चीज़ को। ठीक है, तो पार्ट सेकंड, इसमें 4 चैप्टर हो गए। पार्ट देखिए, इसमें 4 चैप्टर में फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव, ऐसा तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, ये इसका मीनिंग है। और सेक्शन 56 to 58 तक प्रावधान किया गया है इसका। ठीक, चैप्टर 4 ओरल एविडेंस 59 to 60, चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61 to 90A, चैप्टर 6 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट। ठीक है, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। चैप्टर 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन की बात करता है। सेक्शन 91 to 100। तो हमने क्या पढ़ा? पार्ट सेकंड ऑन प्रूफ की बात, सबूत के विषय में बात करता है। इसमें 4 चैप्टर का प्रावधान किया गया। पहला चैप्टर 3 कहा गया कि 56 to 58 फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड बात की गई। चैप्टर 4 ओरल एविडेंस की बात की गई 59 to 60। चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61 to 90A की बात की गई। फिर चैप्टर 6 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट सेक्शन 91 to 100 की बात की गई। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रूफ से संबंधित पार्ट सेकंड। पार्ट
थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड क्या है कि प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की बात की गई, पार्ट थर्ड में बात की गई। पार्ट थर्ड को इसको भी 1 2 3 4 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब आप देखिए, पार्ट फर्स्ट जो है ये 2 भागों में डिवाइड है, पार्ट सेकंड जो है ये 4 भागों में डिवाइड है, पार्ट थर्ड जो है ये भी 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, मतलब भाग पार्ट है, मतलब 4 भागों में ये चैप्टर डिवाइड किए गए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 4 4 ऐसे, फिर 2 इधर। ठीक है, अब प्रोडक्शन एंड इफेक्ट, अगर हम ऐसे बात करें कि जैसे पार्ट फर्स्ट हो गया, ठीक है, याद करने के लिए आपके लिए मैं बता दूं कि एक सेकेंड, पार्ट फर्स्ट हो गया, सीधे आप याद करेंगे तो सेक्शन 1 से लेकर, ये 1 से लेकर आपका कहाँ 55 टू, ये पार्ट फर्स्ट सेक्शन 1 से लेकर 55 तक 55 तक जाएगा। इसको 2 चैप्टर में डिवाइड करेंगे, 1 से 4 तक आ जाएगा, फिर 5 से 55 तक आ जाएगा सेकंड चैप्टर। पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो पार्ट सेकंड में आपका जहां से हमने छोड़ा है 55 है, तो ये आ जाएगी सेक्शन 56 से कहां तक 100 तक आ जाएगा आपका, ये पार्ट सेकंड हो जाएगा। पार्ट थर्ड की बात करते हैं तो हमने 100 से छोड़ा है, तो सेक्शन 101 से लेकर 167 तक हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहले तो आप ये याद कर लीजिए, पार्ट फर्स्ट का प्रावधान 1 से 55 तक, पार्ट सेकंड का प्रावधान 56 से लेकर 100 तक, पार्ट थर्ड का प्रावधान 101 से लेकर 167 तक। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा। पार्ट फर्स्ट में 2 चैप्टर का प्रावधान 1 से 4, सेकंड 5 से 55, पार्ट सेकंड में आपका 4 भागों में बांट दिया गया चैप्टर को। चैप्टर थर्ड 56 से 58, चैप्टर 4 59 से 60, चैप्टर 5 61 से 90A, ठीक, और चैप्टर 6 91 टू 100, ये हो जाएगा। अब लास्ट आपका जो है पार्ट है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। अब चैप्टर 8 आप क्या आएगा, एस्टॉपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाएगा आपसे एस्टॉपल के बारे में। ये सब चीज़ें देखिए, एस्टॉपल हुआ है और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर होंगे वो मैं बताता चलूँगा, उनका रोल आपके प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में है। ठीक, तो चैप्टर 8 एस्टॉपल हो गया। चैप्टर 9 जो है ये विटनेस की बात करता है, साक्षियों की, 118 से 134 तक प्रावधान किया गया। फिर चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 135 टू 166 तक प्रावधान किया गया। चैप्टर 11 लास्ट चैप्टर इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस 167 लास्ट इकलौता सेक्शन, यही पूछ दिया जाता है आपसे, जो इकलौते होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकलौते लोग हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर 11 ओके, पूछ लिया जाता है कि 167 किस चैप्टर में है या चैप्टर 11 में कितने सेक्शंस हैं, तो इकलौता सिर्फ एक ही सेक्शन है, एक ही चैप्टर का प्रावधान यहाँ किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, एक सेक्शन है ये, और एक ही आपका यहाँ पे एक देखिए, एक बताया गया, एक एक करके है चैप्टर 11, तो यहाँ भी सेक्शन 167 मतलब एक सिर्फ सेक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हमने पूरा जो आपका बेसिक चीज़ है वो चीज़ें हमने बता दिया कि कैसे इन सब चीज़ों को आप याद करेंगे। ये पूरी एविडेंस एक्ट इसमें समाहित हो गई है। ठीक है, जिसने ये ग्राफ समझ लिया कि लगभग एविडेंस आपका प्री पोर्शन तो आपका लगभग तैयार है, इतने से कुछ क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही ले जाएंगे, भाग आपका तैयार, आपका सेक्शन तैयार, किस सेक्शन में क्या क्या किस चैप्टर में क्या क्या कहा गया ये आपको तैयार हो जाएगा इससे। ठीक है, एक रूपरेखा जो कहते हैं वो आपका बन गई है, अगर इतना आपने तैयार कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखिए ये चीज़ें हो गई, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। एक हमारे यहाँ है
साक्ष्य विधि में यह कहा जाता है, साक्ष्य विधि खुद पूछती है कि साक्ष्य विधि कि मैं कैसी विधि हूँ। साक्ष्य विधि पूछती है कैसी विधि हूँ, तो जवाब आता है कैसी विधि है। साक्ष्य विधि लेक्स फॉरी विधि है। लेक्स फॉरी, लेक्स फॉरी दिख रहा होगा। आप हिंदी कर दें इसकी तो स्थानीय विधि हम इसको कहें, स्थानीय विधि। ये स्थानीय विधि लेक्स फोराई कैसी विधि, स्थानीय विधि। अब देखिए एक चीज देखिए, अगर जिस स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो रही है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। बना लीजिएगा, जरूर बनाइएगा इस सब चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए लेक्स फोरी स्थानीय विधि कहते हैं। साक्ष्य विधि कैसी विधि है, स्थानीय विधि है। अच्छा, साक्ष्य विधि के जन्मदाता कौन, स्टीफन द्वारा ही अधिनियमित किया गया था साक्ष्य विधि को, ये जान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ लेक्स फोरी की बात की जा रही है, स्थानीय विधि है। अब लेक्स फोरी का मतलब क्या है हम उसको समझते हैं। देखिए लेक्स फोरी का मतलब ये होता है कि जिस स्थान या जिस देश में मामला चलता है या विचारण होता है तो उस स्थान या उस देश की विधि वहाँ पर लागू होगी। वह विधि मतलब एविडेंस एक्ट लागू होगा, ठीक है। तो जिस स्थान या जिस देश में मामला चल रहा है, विचारण हो रहा है, उस स्थान या उस देश की स्थानीय विधि जो वहाँ की लोकल एक्ट है, स्थानीय एविडेंस है वहाँ की, वही चीज़ें वहाँ पर फॉलो की जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि कोई अमेरिका में बवाल हुआ और उसका मुकदमा हमारे इंडिया में चला, ठीक, इंडिया में चला। अब इंडिया में जो हमारी विधि होगी साक्ष्य विधि, एविडेंस लॉ, वो लागू होगी, न कि अमेरिका की विधि लागू होगी। ये समझ लीजिए आप, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं लोकल, मतलब स्थानीय विधि का नाम दिया गया है इसको, स्थान विशेष की जहाँ विचारण वहाँ वह विधि लागू हुई, इसलिए इसे लेक्स फोरी, ये एक मैगजिम है, इसको याद किए रहेगा। ये कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है लेक्स फोरी होती क्या है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि लेक्स फोरी का मतलब स्थानीय विधि। स्थानीय विधि क्या किसे कहते हैं वो हमने बता दिया, ठीक। जिस स्थान या जिस आपके देश में मुकदमा चल रहा हो, विचारण चल रहा हो, वहाँ पर वो विधि लागू होगी, साक्ष्य विधि लागू होगी, ठीक। तो ये आपका लेक्स फोरी हो गई। अच्छा, लेक्स फोरी जो है ये लिमिटेशन एक्ट के थ्रू भी ये नियम होता है लागू। जैसे एविडेंस में है वैसे लिमिटेशन एक्ट से संबंधित भी चीज़ें, वही चीज़, सेम चीज़ भी हैं, लिमिटेशन एक्ट से संबंधित, ठीक है। तो बस ये आपके लिए इतना हो गया। पहला हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ लिया, सेकंड हमने लेक्स फोरी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। टॉपिक है कि साक्ष्य विधि को हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि कैसे कैसे साक्ष्य विधि को बांटा गया है, ठीक है। ये एक जो हमने ये बनाया है साक्ष्य विधि को, ये प्री पर्पस से एक बहुत ही बढ़िया आपका ग्राफ ये हमने बनाया है, जो प्री पर्पस में आपका नंबर दे के जाएगा। एक नंबर जरूर आता है, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। साक्ष्य विधि जैसे पूछ लिया, कुल अध्याय, कुल धाराएं, या इन सब में जो हमने लिखा है इन सब में से एक क्वेश्चन पक्का है आपका प्री में आता है, हर बार लगभग पूछा जाता है। आप घटना चक्र की जो लॉ की बुक होती है उसको उठा के देखेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र होगा कि ये जरूर क्वेश्चन कहीं न कहीं आपके किसी न किसी स्टेट में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी का हो, उत्तराखंड हो, एमपी हो, झारखंड, राजस्थान, कहीं भी आप जाएंगे एग्ज़ाम देने तो ये आपके इसमें से क्वेश्चन पक्का है कि जरूर आएंगे। तो ये आप जरूर याद करके जाइएगा, ये प्री का आपका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए हमारे एविडेंस में चीज़ें हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि अधिनियम संख्या क्या है। हर लॉ का एक अधिनियम संख्या होता है, ठीक। उसको नाम दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे नाम दिए जाते हैं।
एविडेंस का क्या है, अधिनियम संख्या 1 है। तो इससे यह पता चलता है जो हमारी लॉ बनी, सबसे पहले अधिनियम जो डाला गया, ये हमारी एविडेंस लॉ है। तो एविडेंस एक्ट पहला नंबर है 01। अब आप सर्च करिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि सीआरपीसी का अधिनियम संख्या क्या है, ओके, और सीपीसी का क्या है अधिनियम संख्या, ये देखिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि अधिनियम संख्या क्या है, सीआरपीसी और सीपीसी की अधिनियम संख्या क्या है। एविडेंस का क्या है, 1 है। सबसे बढ़िया आसान तरीका याद करने का, शुरुआत ही हमारी एविडेंस एक्ट से हो रही है और मैंने वीडियो भी शुरुआत की है तो पहले नंबर पे एविडेंस एक्ट को रखा है और यहाँ भी पहला आपका नंबर एविडेंस एक्ट का 01 अर्थात 1 है। चलिए सेकंड देखते हैं। इसमें कुल अध्याय आपसे पूछा जाएगा। कुल अध्याय कितना है, 11 अध्याय हैं आपके। अब देखिए आसान तरीका याद करने का, 1 हो गया आपका अधिनियम संख्या हो गई, ठीक है। ये 1 नंबर क्या है, ये अधिनियम संख्या है, यहाँ से आप ले लीजिए 1 नंबर अधिनियम संख्या। कुल अध्याय कितना, 11 है ये टोटल, 1 और 1 11, यहाँ एक और बढ़ा लेंगे तो अध्याय हो जाएगा 11 टोटल। ये याद करने का तरीका भूलेगा नहीं, कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कुल कितने अध्याय हैं, तो आप बता सकते हैं कि कुल 11 अध्याय हैं हमारे यहाँ। चलिए ये याद करने का तरीका मैं तो बता रहा हूँ कि अधिनियम संख्या ये 1 हो गया और जब आपसे कुल अध्याय पूछा जाए तो कुल 11 अध्याय हो गए। अब कुल धाराएं कितनी हैं, तो कुल धाराएं 167 धाराएं हैं, ओके। यहाँ पे ये इसको आप याद कर लीजिएगा, 1 से शुरू ये भी है तो 167 याद कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए कुल धाराएं हो गई, कुल भाग पूछा जाएगा आपसे कितने हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि कुल भाग कितने हैं, मैंने आपको बताया, तो कुल भाग 3 है यहाँ पे, ये देखिएगा। देखिए जो जो हम पढ़ चुके हैं उसमें कितनी कितनी चीज़ें कवर हो गई। कुल अध्याय हमने कवर किया था पिछला लेक्चर, अभी जस्ट हमने बताया है, अभी 11 अध्याय हमने बताया था आपको। धाराएं हमने बताया था आपको, जो ग्राफ हमने बनाया था तो 167 हम वहाँ तक गए थे। फिर कुल भाग ये भी हमने बताया था, कुल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके मैंने बताया था। कुल भाग 3 हो गए, इसको भी आपने देख लिया। अब आता है मेन सहमति, ये साक्ष्य अधिनियम जो है इसको इससे पहले आप इधर आ जाइए, उद्देशिका को देखते हैं। उद्देशिका क्या है इसकी, देखिए हर एक्ट का एक कुछ न कुछ उद्देश्य होता है बनाने का, तो इस एविडेंस एक्ट का भी एक उद्देश्य है बनाने का। क्या उद्देश्य है, इसमें 3 शब्दों को समाहित किया गया है, ये जरूर याद रखिएगा। कहीं कहीं 2 शब्द मिलते हैं आपको एक्ट में, कहीं कहीं 3 शब्द मिलते हैं, यहाँ 3 शब्दों को समाहित किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक। कुल भाग 3 है, कुल 3 आपके उद्देश्य में 3 शब्दों को समाहित किया गया है। कौन से, समेकन, परिभाषा, संशोधन, ये 3 शब्दों को समाहित किया गया है। समेकन कहा जाए कंसोलिडेट है इंग्लिश इसकी, परिभाषा कहा जाए तो डिफाइन है, और संशोधन कहा जाए तो अमेंड है, ठीक। इसीलिए मैंने कहा कि बेयर एक्ट खोल के आप बैठिए, जो मैं बताऊंगा कम से कम आप बेयर एक्ट पलटेंगे, उसमें निगाह पड़ेगी आपकी, उसको अंडरलाइन मारिए, हाइलाइटर ले लीजिए, हाइलाइटर के थ्रू उसको अंडरलाइन मारते जाइए। जो जो मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्री पर्पस से, मैं बता रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ फिलहाल आप एक काम करिए कि सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको अंडरलाइन करते जाइए अपने बेयर एक्ट पे हाइलाइटर के थ्रू। जैसे वहाँ लिखा होगा उद्देश्य का, वहाँ 3 शब्दों का समावेश होगा, समेकन, परिभाषा, संशोधन, उनको हाईलाइट करिए तीनों को, ये इंपॉर्टेंट है। अधिनियम संख्या इसको हाईलाइट करिए। कुल अध्याय होगा या वहीं लिख लीजिए, बेयर एक्ट के ऊपर ही आप लिख लीजिए कुल अध्याय, वहाँ पे अपने हाथ से 11 अध्याय वहाँ लिख लीजिए। कुल धाराएं वहीं लिख लीजिए, जहाँ अध्याय लिखेंगे उसके नीचे कुल धाराएं कितनी हैं वहीं लिख लीजिए। फिर उसी के नीचे लिख लीजिए, बेयर एक्ट पे ही बात कर रहा हूँ मैं, बेयर एक्ट के ऊपर ही थोड़ा सा गंदा करना सीखिए, बेयर एक्ट को सीखेंगे
तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्वच्छ एकदम ना रखिए, उसको अंडरलाइन मार्कर से, अरे हाइलाइटर से करते जाइए, करेंगे तब लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, वो चमकेगा, तभी आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा कि हाँ ये हमें पढ़ना है, वो हाईलाइट करता है। ठीक है, जैसे बाइक है, इंडिकेटर हमने दबाया, वो बुझती है बंद होती है, बुझती है बंद होती है, क्या करती है, वो हाईलाइट करती है, हाँ किधर मुड़ना है हमको, वो बताती है। वैसे ही हाइलाइटर जो है वो हाईलाइट करेगा, हाँ ये चीज़ पढ़ना है हमको, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हाईलाइट किया गया है, तो कम से कम ये चीज़ें तो पढ़ ही लेना है हमको, ये नहीं छोड़ना। ये होता है हाईलाइटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो वहीं कुल भाग लिख लीजिएगा आपका। ठीक, इतनी चीज़ें हमने बताया, उद्देशिका, अधिनियम संख्या, कुल अध्याय, कुल धाराएं, कुल भाग, इतनी चीज़ें हमने बता दिया। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, अंडरलाइन मार लीजिएगा, हाइलाइटर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं सहमति कब प्राप्त हुई है, तो कंसेंट कब प्राप्त हुई। गवर्नर जनरल की यहाँ पे सहमति प्राप्त हुई है 15 मार्च 1872 को यह सहमति प्राप्त हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एविडेंस एक्ट पर सहमति गवर्नर जनरल की कब प्राप्त हुई है, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप जरूर याद करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितने भी बताए हैं मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो 15 मार्च 1872 को सहमति प्राप्त हुई है गवर्नर जनरल की। नेक्स्ट देखते हैं लागू कब हुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका चीज़ें। लागू हुआ है 1 सितंबर 1872, ये एक याद रखिएगा यहाँ पे, 1 सितंबर 1872 को एविडेंस एक्ट हमारा लागू हो रहा है या प्रारंभ हो रहा है। ठीक, ये इतनी चीज़ें आपका एविडेंस साक्ष्य विधि के संबंध में हमने बताया है। ठीक, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप बैरेक्ट में ही उन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, कहीं और लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें तो आपकी बैरेक्ट में लिखी ही हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको कि देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है समेकन परिभाषा संशोधन, इसको गोला कर लीजिए आप, या हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए उसको। ठीक है, और जो जो चीज़ें हैं ये इसके ऊपर एक यहाँ जगह खाली रहती है, यहाँ पर ये प्लेन है, यहीं पर आप लिख लीजिए। जैसे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे अधिनियम संख्या लिखा ही है, अधिनियम संख्या को हाईलाइट कर दीजिए यहीं पे, अधिनियम संख्या। ये हमने बताया कुल अध्याय यहाँ नोट कर लीजिए, कुल अध्याय कितने 11। कुल धाराएं यहीं नोट कर लीजिए, इसके नीचे 167। कुल भाग यहाँ पे ही नोट कर लीजिए, कुल भाग कितने हैं 3 हैं। फिर हमने बताया सहमति का मूल्य, ये है 15 मार्च 1872, ये शायद दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर 15 मार्च 1872, ये हाईलाइट है, यही लिख लीजिए ऊपर ही सहमति। ठीक है, सहमति या अधिनियमित किया गया, इसी को कहते हैं सहमति या अधिनियमित। जैसे आप संविधान पढ़ते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। ठीक है, ये करते हैं, परंतु लागू होने की डेट अलग होती है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक, इसी प्रकार ये अधिनियमित तो हुआ 15 मार्च 1872, परंतु लागू कब हुआ, लागू की डेट भी है सेक्शन 1 में यहाँ नीचे लिखी गई है। ठीक है, तो लागू कब हुआ 1 सितंबर 1872। ओके, बात समझ में आ गई होगी शायद आपको को। चले शुरू करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सेक्शन 1। अब देखिए, यहाँ से इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई हो आपको, तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने सेक्शंस को। ठीक, अब सेक्शन हमारा शुरू होता है। इतनी तो हमने भूमिका बनाई अब एविडेंस तक आने के लिए, मेन सेक्शन तक आने के लिए। अब हम क्या करते हैं, सेक्शन 1 पर आते हैं कि सेक्शन 1 क्या है। जो सेक्शन 1 कहा गया है लगभग आपने पूरा पढ़ लिया सेक्शन 1 को। फिर भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है सेक्शन 1 में। आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारा जो सेक्शन 1 है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रावधान किया गया है सेक्शन 1 में। ठीक, चलिए सेक्शन 1 में पहली चीज़ आपको बताई गई संक्षिप्त नाम किसका, अधिनियम का। क्या नाम रखा गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये जरूर याद रखिएगा, कभी कभी बहुतों से गलती भी हो जाती है कि मेंस में भी लिखते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 लिख के चले जाते हैं।
ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां जो है ना बहुत ही बड़ा नंबर ले जाती हैं आपका काट के। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये नाम है इसका, नाम तो जरूर याद रखिएगा, नाम गड़बड़ाइएगा नहीं। संक्षिप्त नाम हो गया इसका। प्रारंभ, सेकंड चीज देखिए इसमें 3 बातें हैं बताई गई हैं। पहला संक्षिप्त नाम, दूसरा प्रारंभ। प्रारंभ कब हुआ भाई? प्रारंभ या लागू एक ही बात है। प्रारंभ की बात की जाए तो 1 सितंबर 1872 को यह लागू हुआ है या प्रारंभ हुआ है। ठीक, अब ये तो दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात क्या है? विस्तार। तो आपको क्या मिला? सेक्शन 1 में 3 बातें मिली हैं आपको। संक्षिप्त नाम मिला है, प्रारंभ मिला है, विस्तार मिला है। विस्तार में बात करें तो संपूर्ण भारत पर यह हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू है। इससे पहले जब हम एविडेंस पढ़ते थे तो उसमें लिखा रहता था जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है, परंतु अब वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई बात नहीं है। अब क्या कर दिया गया? जो जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द को निकाल दिया गया। कब निकाला गया ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि 31/10/2019 को 31 अक्टूबर होगा, ठीक है, 10 मतलब अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2019 को इस जो जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द है इसको निकाल दिया गया, इस शब्द का लोप कर दिया गया है। ठीक, अब क्या लिखते हैं? यह हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक, अब उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। अब देखिए इतनी चीजें तो हो गई, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सेक्शन 1 में एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो बाकी है कि साक्ष्य अधिनियम कहाँ पर लागू होता है और कहाँ पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि देखिए सेक्शन 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने सेक्शन 1 के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ पढ़ा है। उसमें विस्तार में अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। उसमें जो कहा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू है और कहाँ नहीं लागू है, यह सेक्शन 1 में ही हमें पढ़ना है। तो सेक्शन 1 में अभी ये इतनी चीज़ें बाकी रह गई मेरी, तो इसको तो देखते हैं हम लोग कि सेक्शन 1 में ये क्या क्या चीज़ें हैं। आइए, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू नहीं है ये पूछा जाता है और कहाँ लागू है, ये दोनों चीज़ें उसमें समाहित है। हालांकि उन्होंने कहा कहाँ लागू है, कहाँ नहीं लागू है ये पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके हर प्री की जितने भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ संभावनाएं रहती हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए और आए भी हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा चार्ट को, और जैसे हमने बनाया है अगर इससे अच्छा बना पाएंगे तो उससे अच्छा बना लीजिएगा, मगर इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया सा। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू नहीं है? तो 1, 2, 3 जगह लागू नहीं है। ये मैंने जो चौथा हमने जोड़ा है ये अपनी तरफ से जोड़ लिया है, ये एविडेंस में नहीं है, ठीक है। ये सहूलियत के लिए कि एक जगह आपका नोट डाउन रहेगा कि कहाँ कहाँ लागू नहीं है, तो पढ़ने में आसानी होगी। चलिए कहाँ लागू नहीं है? देखिए आर्मी एक्ट जो है वहाँ लागू नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी आर्मी एक्ट पे लागू नहीं है, नहीं, कुछ आर्मी एक्ट है जिसमें लागू होता है, परंतु जो आर्मी एक्ट यहाँ बता दिया गया है वहाँ लागू नहीं है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से एक्ट हैं जिसमें लागू नहीं किया गया है साक्ष्य विधि को। तो इसमें कहा गया है आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट या इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अधीन गठित सेना न्यायालयों की कार्रवाइयों में लागू नहीं है, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया जहां यह लागू नहीं है। तो यहाँ क्या क्या बातें आ गई आपकी? यहाँ आपसे कह दिया इंडियन नेवी, ठीक, एयरफोर्स एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इंडियन नेवी, ठीक, ये सब आपकी यहाँ आर्मी एक्ट, ये सब तो याद ही हो जाएंगे आपको। तो ये सब के न्यायालयों में कार्रवाइयाँ लागू नहीं होती हैं, ठीक, एविडेंस लागू नहीं होता यहाँ पे।
सेकंड, आपसे बात की जा रही है शपथ पत्रों को लागू नहीं है। अब बात ये आती है कि शपथ पत्र क्या है। शपथ पत्र क्या है, आखिर क्या चीज है यह शपथ पत्र? तो शपथ पत्र को ही देखिए हलफनामा कहते हैं। आप जब देखेंगे ये उर्दू शब्द है हलफनामा, हलफनामा ये उर्दू शब्द है हलफनामा। ये शपथ पत्र होता क्या है? शपथ पत्र एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें हम अपनी बातों को रखते हैं। कहाँ? जब आप जाएंगे कचहरी में तो वहाँ शपथ पत्र पे बातों को रखा जाता है। शपथ पत्र कई जगह लगते हैं, जैसे मकान से संबंधित है तो वहाँ शपथ पत्र लगेगा, और आपका न्यायालय में वहाँ कचहरी में अगर आप जा रहे हैं कोई मुकदमा है तो उससे संबंधित मैटर में शपथ पत्र लगते हैं। कई जगह शपथ पत्र का प्रावधान किया गया है। हम जब जाते हैं कचहरी में तो शपथ पत्र में अपनी बातों को रखते हैं। कौन उसे नोट करता है? तो नोटरी पब्लिक होता है, वहाँ पर वही नोट करता है हमारी बातों को। उसमें होता क्या है कि अपना नाम, पिता का नाम और चीज़ें उसमें समाहित होती हैं शपथ पत्र में। ठीक है, और यह कोशिश की जाती है जो शपथ पत्र में हम कह रहे हैं अपनी बातों को वो सही सही बताएं। हालांकि कोई साक्ष्य तो नहीं वहाँ पे दिया जाता है, परंतु ये कोशिश की जाती है कि सही सही चीज़ों को हम वहाँ पर बताएं। देखिए, शपथ पत्र को हमने बताया कि यह साक्ष्य विधि में लागू नहीं है। ठीक है, अब इससे संबंधित एक केस थी, हम आपको बताएं। सुधा कहाँ लिखते हैं? इससे संबंधित है सुधा देवी, बड़ा तो लिखिए, सुधा देवी वर्सेस MP नारायण। हाँ, ये आपका 1988 सुप्रीम कोर्ट, सुधा देवी वर्सेस MP नारायण 1988 सुप्रीम कोर्ट का ये मामला था। इसमें यह कहा गया कि जब न्यायालय CPC के ऑर्डर 19 के रूल 1 और 2 के अंतर्गत जब साक्ष्य लेता है तब यही शपथ पत्र साक्ष्य हो जाता है। ठीक है, जब न्यायालय CPC के ऑर्डर 19 रूल 1 और 2 के अंतर्गत साक्ष्य लेता है तब यह शपथ पत्र आपका क्या हो जाता है? साक्ष्य के रूप में माना जाता है। ऐसा न्यायालय ने सुधा देवी वर्सेस MP नारायण में कहा था। ये इंपॉर्टेंट एक केस है शपथ पत्र से संबंधित। अब देखते हैं, देखिए शपथ पत्र का प्रावधान कहाँ किया गया है। एविडेंस में तो लागू नहीं है, मगर इससे संबंधित भी अन्य जगह हमें शपथ पत्र का प्रावधान मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पहली चीज आप पढ़ेंगे CPC में। CPC में सेक्शन 139 ऑर्डर 18 ऑर्डर 19 का यहाँ पे आप देखेंगे रूल 1, 2 एंड 3 एंड CRPC में कहाँ मिलेगा आपको? CRPC में प्रावधान है 295, 296 एंड 297 यहां प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो CPC में 139 सेक्शन, ऑर्डर 18, ऑर्डर 19 का रूल 1, 2, 3 और CRPC में सेक्शन 295 सेक्शन कर लीजिएगा यहां पर, सेक्शन 295, 296 एंड 297 में
शपथ पत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। देखिए, कभी भी कोई किसी चीज़ का जिक्र आए और उस शब्द का यूज़ अन्य लॉ में किया गया हो तो उसका जिक्र आप जरूर करेंगे वहाँ पे कि इस फला चीज़ का प्रावधान सिर्फ इस विधि में ही नहीं अपितु अन्य विधियों में भी इसका प्रावधान किया गया है। आप ऐसे बताएंगे। कभी भी मेंस लिखते हैं या जब भी कहीं मौका मिलता है किसी भी अदर स्टेट का या अपने स्टेट का मिलता है मौका, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अदर जो लॉ है उसको भी समाहित करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका आंसर औरों से अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपका हो गई। अच्छा, एक चीज़ और है कि शपथ पत्र में यदि आपने साक्ष्य तो दिया है या कहीं भी लागू हो रहा है, आप साक्ष्य दे रहे हैं और झूठा कथन आप कह रहे हैं, ठीक है, झूठा कथन आप वहाँ कह रहे हैं, तो आपको दंडित किया जा सकता है। कहाँ के द्वारा? आईपीसी में प्रावधान किया गया है इससे संबंधित। आईपीसी में एक प्रावधान सेक्शन 193 के अंतर्गत आपको दंडित किया जा सकता है। कितने वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है? तो 7 वर्ष प्लस जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, अगर आईपीसी का क्या कहता है 193, इससे पहले आप देखिए 191 और 192 क्या है। 191 आईपीसी क्या कहता है कि मिथ्या साक्ष्य देना कहता है, और 192 क्या कहता है? मिथ्या साक्ष्य गणना कहता है। 193 क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देगा या मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा तो उसे 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह तब किया जाएगा जब न्यायिक कार्यवाही के दौरान ऐसा करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 7 वर्ष और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताते चले कि एक आपने आप लोग मूवी तो देखते ही होंगे। मूवी में देखिए एक मूवी थी, शायद आप लोगों ने देखा या नहीं देखा नहीं पता मैं, हेरा फेरी एक मूवी थी, अक्षय कुमार की नहीं, एक पुरानी हेरा फेरी थी अमिताभ बच्चन के ज़माने की। उसमें अमिताभ बच्चन थे और आई थिंक विनोद खन्ना थे हेरा फेरी में। तो उसमें क्या था कि ये लोग क्या करते थे? साक्ष्य देते थे, झूठा गवाही देते थे, पैसा लेकर झूठा साक्ष्य देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये न्यायालय में गए झूठा गवाही देने के लिए। तो जो वकील साहब थे, वकील साहब ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि आप बताइए, जो कल्लू की मौत हुई है, कल्लू को जो मारा गया है, उसकी लंबाई कितनी थी, कितना लंबा था वो जो कल्लू को मारा गया? अमिताभ बच्चन से पूछ रहे हैं वकील साहब। तो अमिताभ बच्चन ने आंसर दिया कि वकील साहब, जो कल्लू को मारा गया है उसकी लंबाई लगभग इतनी रही होगी। इतना उन्होंने कहा कि ये इतना लंबा था। कहा अच्छा। फिर वकील साहब ने कहा कि भाई देखिए जज साहब, ये सरासर ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो कल्लू था वो कोई आदमी नहीं था बल्कि वो मुर्गा था, उसको मारा गया था। तो अमिताभ बच्चन का दिमाग देखिए कि उन्होंने तुरंत कहा कि अरे वकील साहब थोड़ा सा तो रुकिए, अभी तो मैंने एक ही हाथ लगाया, अभी मैं बातें और आगे कहने जा रहा तब तक आपने बोल दिया, अभी तो दूसरा हाथ तो लगाने दीजिए। तो इतना उन्होंने बताया था, तब तक कहा दूसरा हाथ तो लगाने दीजिए। तो ये साइज बताया कि इतनी लंबाई थी, इतना बड़ा था वो। तो ये होता है चीज़ें। कुछ चीज़ें आपको मूवी से भी सीखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपका शपथ पत्र से संबंधित चीज़ें थी। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ा, आर्मी एक्ट से संबंधित, यहाँ लागू नहीं होगा साक्ष्य विधि। दूसरा, शपथ पत्र से को लागू नहीं होगा साक्ष्य विधि। तीसरा, मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्रवाइयों को लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्रवाइयों को साक्ष्य विधि लागू नहीं होगा। अब बात ये आती है कि मध्यस्थ कौन है? ये कौन है मध्यस्थ? देखिए, ऑर्बिटेटर जिसे कहें हम, ऑर्बिटेटर। ठीक है, शपथ पत्र एफिडेविट, आपको पता होगा इंग्लिश होगी इसकी एफिडेविट। ठीक है, मध्यस्थ ऑर्बिटेटर। मध्यस्थ वो व्यक्ति होता है जो
न्यायालय से बाहर कोई तीसरा पर्सन होता है जो दो लोगों के मामलों को सुलह करता है, सुलझाता है, ठीक है। वहाँ किसी साक्ष्य की वैसी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एक न्यायिकेतर कार्यवाही आप कर सकते हैं, होती है। मध्यस्थ के द्वारा की गई कार्रवाई जो होती है वो न्यायिकेतर कार्यवाही होती है, इसीलिए यहाँ पे इनको मान्य नहीं किया गया है, ठीक, कि मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्रवाइयों को लागू साक्ष्य विधि नहीं होगी। जब आप देखेंगे कि किसी गांव में जब लड़ाइयाँ होती थी पहले, तो लोग कहाँ जाते थे? सरपंच के पास जाते थे कि भाई दो लोगों के बीच मनमुटाव हुआ या लड़ाई हुई है, तो सरपंच के पास गए। सरपंच दोनों लोगों की बातों को सुनते थे और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते थे। तो वो सरपंच क्या थे? सरपंच मध्यस्थ थे, क्योंकि वो दोनों के बीच मध्यस्थता कराते थे, समझौता कराते थे, तो उसको ही मध्यस्थता कहा गया है। तो आज के युग में वो मध्यस्थता नाम हो गया है, आर्बिट्रेटर नाम कर दिया गया है। सरपंच जी अब हट गए हैं तो अब आर्बिट्रेटर आ गया है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि साक्ष्य विधि जो है वो मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों को लागू नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, ये हमने जोड़ दिया है इसमें, ये भी पता रहे आपको कि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया था कि प्रशासनिक अभिकरणों में भी साक्ष्य विधि लागू नहीं होती है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई कि साक्ष्य विधि कहाँ लागू नहीं है। तो 4 पॉइंट हमने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसमें साक्ष्य विधि लागू नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब साक्ष्य विधि यहाँ लागू नहीं है तो साक्ष्य विधि लागू है कहाँ? तो साक्ष्य विधि आपकी लागू होती है न्यायिक कार्रवाइयों में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में साक्ष्य विधि को लागू किया गया है, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे के समझिएगा आप लोग। न्यायिक कार्रवाइयों में हमने बात किया है, ठीक है, न्यायिक कार्रवाइयों में। उससे पहले हम यह समझते हैं न्यायिक कार्रवाई क्या होती है। वहाँ तक आने से पहले हम यह जान लेते हैं कि न्यायालय क्या होता है, ठीक है। हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यायालय, ये शब्द है, न्यायालय क्या होता है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो न्यायालय क्या है? न्यायालय देखिए, एक आम तौर पे जनमानस में ये भावना रहती है कि न्यायालय क्या है कि एक ढांचा है, बिल्डिंग है, उसी को न्यायालय कहा गया है। एक ऐसे खड़ा हुआ ढांचा ईंट पत्थर का है, उसको हम न्यायालय कह रहे हैं। नहीं, उसको हम न्यायालय नहीं कहते हैं। न्यायालय हम किसे कहते हैं कि जब कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट विधि रूप से सशक्त है न्यायिक कार्य को करने के लिए, और वह जब न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा कोई न्यायिक कार्य किया जाता है और जिस स्थान पर वह न्यायिक कार्य या न्यायिक कार्य किया जा रहा है, तो वही स्थान क्या कहलाएगा? न्यायालय कहलाता है। जब भी कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट कोई न्यायिक कार्यवाही उस स्थान पर कर रहे हैं, तो वह स्थान जो है क्या कहलाएगा? न्यायालय कहलाता है। और न्यायालय में होता क्या है? न्यायिक कार्यवाहियाँ होती हैं, ये भी ध्यान रखिए। सामान्य अर्थों में कहा जाए तो न्यायालय में क्या किया जाता है? न्यायिक कार्यवाही की जाती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है न्यायालय में, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई ढांचे के अंदर ही बैठ के न्यायिक कार्यवाही की जाए या कोई किसी बिल्डिंग के अंदर बैठ के की जाए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। या न्यायालय उसको कहा जाए जो बिल्डिंग है, ऐसे बना हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। आप समझ में आ गए हो कि न्यायालय है क्या। आपको न्यायालय से ही संबंधित आगे हम लोग सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। हालांकि न्यायालय की डिफिनीशन हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कहीं नहीं दी गई। सेक्शन 3 में न्यायालय शब्द का जिक्र तो जरूर हुआ है, परंतु यह नहीं बताया गया कि न्यायालय की परिभाषा क्या है। न्यायालय का सिर्फ यह बताया गया कि न्यायालय के में क्या आता है, किसको हम न्यायालय कहें, यह बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है कि न्यायिक कार्यवाही किसे कहें। न्यायिक कार्यवाही क्या होती है कि न्यायिक कार्यवाही के संबंध में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं प्रावधान नहीं। न्यायिक कार्यवाही से संबंधित जो प्रावधान है हमें कहाँ मिलता है? जब हम पढ़ते हैं, इधर कर लेते हैं हम, जब हम पढ़ते हैं सीआरपीसी का सेक्शन हम पढ़ते हैं, सेक्शन 2
आई तो हमें वहां पर न्यायिक कार्रवाई की डिफिनीशन मिलती है। न्यायिक कार्रवाई होती क्या है, यहां बताया गया है कि न्यायिक कार्रवाई एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें शपथ के माध्यम से न्यायालय के समक्ष शपथ के माध्यम से साक्ष्य लिया या दिया जाता है, तो ऐसी कार्रवाइयों को न्यायिक कार्रवाई कहा जाएगा। इसमें होता क्या है कि दोनों पक्ष आते हैं, वहां अपनी अपनी बातों को रखते हैं, जिरह होता है और उस जिरह के माध्यम से और साक्ष्यों को देखने के बाद न्यायालय अपना निर्णय सुनाता है। तो ऐसी कार्रवाइयों को क्या कहा गया कि न्यायिक कार्यवाही कहा जाता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि न्यायिक कार्रवाई के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो एक मामला इसमें आता है, केहर सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर का मामला है। न्यायालय से संबंधित हम बता रहे हैं। केहर सिंह, एक मिनट, यहाँ शायद आप लोग को दिख रहा हो, केहर सिंह बनाम जम्मू एंड कश्मीर। अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि केहर सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ क्या होता है कि इसमें न्यायाधीशों ने जेल में बैठकर फैसला किया, और न्यायाधीशों ने जब जेल में बैठकर फैसला किया तो उस जेल को ही क्या कह दिया गया, न्यायालय कह दिया गया। ठीक है, अब बात समझ में आ रही होगी कि न्यायालय क्या है। तो जेल में बैठ के ही जब किया तो वो न्यायालय कह दिया गया यहाँ पर। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, न्यायिक कार्रवाई में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में दो तरह की कार्रवाई इसमें शामिल मानी जाती है। पहला आपका इसमें क्या है, पहला माना जाता है जांच व विचारण। न्यायिक कार्यवाही में जांच व विचारण, ये दोनों चीजें तो शामिल मानी जाती है, परंतु जो अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं, अन्वेषण जो होता है उसको नहीं माना जाता है न्यायिक कार्रवाई में। जांच मतलब इंक्वायरी, विचारण मतलब ट्रायल। ठीक, अन्वेषण नहीं माना जाता न्यायिक कार्रवाई में। ध्यान दीजिएगा, न्यायिक कार्रवाई में जांच और विचारण को तो शामिल किया गया है, परंतु अन्वेषण को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अन्वेषण को शामिल नहीं किया गया है, बट इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, सीआरपीसी में जब आप जाएंगे तो सेक्शन 202 है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे सेक्शन 202 है। सेक्शन 202 में कहा गया है कि जब न्यायालय के द्वारा जांच या अन्वेषण के लिए कोई ऑर्डर किया जाता है, तो यदि अन्वेषण के लिए भी कहा जा रहा है वहाँ, तो और पुलिस अधिकारी वहाँ पर अन्वेषण कर रहा है, दो विकल्प वहाँ 202 में दिए जाते हैं, जांच के लिए या अन्वेषण के लिए न्यायालय को। और वहाँ पर अगर वह आदेश कर रहा है पुलिस अधिकारी को वो चीज़ करने के लिए, और वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर रहा है, तो ऐसी कार्यवाही आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। ठीक है, अन्वेषण कर रहा है फिर भी मानी जाती है, ये एक अपवादित दशा है जिसमें यहाँ पे मान लिया जाता है कि वह जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक, अब आपको समझ में आया गया होगा आई थिंक कि जांच व विचारण है। न्यायिक कार्यवाही में दो चीज़ें शामिल हैं, जांच व विचारण। अन्वेषण को शामिल नहीं किया गया है। अन्वेषण को तब शामिल किया जाता है जब हम सीआरपीसी का सेक्शन 202 पढ़ते हैं। 202 में दो कार्रवाइयाँ न्यायालय को प्राप्त है कि जांच का आदेश दे सकता है या अन्वेषण का आदेश दे सकता है। यदि दोनों में से कोई भी आदेश देता है पुलिस अधिकारी को करने के लिए, तो ऐसी कार्यवाही क्या कहलाएगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ें
इसमें मानी गई। अच्छा, एक और चीज़ है, जब आप आई थिंक 161 का बयान जब आप देखते हैं, 161 सीआरपीसी का जब आप बयान देखते हैं तो 161 में यह कहा गया है कि यह न्यायिक कार्रवाई नहीं है। सेक्शन 161 सीआरपीसी में जब पुलिस कार्रवाई करती है, 161 का बयान में न्यायिक कार्रवाई नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहाँ वह यह रहता है कि पुलिस ऐसा है कि मार कर या कुछ भी करके आपसे बातों को उगलवा सकती है, इसलिए उसे सिर्फ पुलिस कार्रवाई ही कही जा सकती है, न्यायिक कार्रवाई इसको नहीं कही जाती है। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ आपका आके सेक्शन 1 जो है ये कंप्लीट होता है पूरा। हमने एक सेक्शन अभी तक पढ़ा है, ये कंप्लीट पूरा हो जाता है, ये पूरा ग्राफ आपका। अब सेक्शन 2 पढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 2 क्या है कि सेक्शन 2 1938 द्वारा रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। इसका सन 1938 सेक्शन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्री पर्पस से, अधिकतर अब पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो 2 पढ़ के जाइएगा कि कब हटाया गया है, ये पढ़ के जाइएगा कि 1938 को उसको रिपील कर दिया जाएगा, हटा दिया गया एविडेंस से हमारे। ठीक, तो यहाँ सेक्शन 2 तक हम लोगों ने एविडेंस पढ़ लिया है। अब आप यहाँ तक आए हैं और वीडियो यदि मेरी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब जब मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 3, उसमें क्या क्या डिफिनीशन बताई गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे हम कि सेक्शन 3 एक दिन में ही कंप्लीट हो जाए। प्रॉब्लम ये रहती है कि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खिंच जाता है मेरा चीज़ें, तो कोशिश करूँगा कि जल्दी ख़त्म हो जाए। इसलिए लंबा खिंच जाता है कि ये कोशिश करता हूँ कि जो और लोग हैं जो नहीं अभी पढ़ पाए हैं, लॉ को कायदे से नहीं समझ पाए हैं, एविडेंस एक्ट को, तो वो भी थोड़ा सा बारीकी से समझ लें। इसलिए थोड़ा हमें स्लो चलना पड़ता है। ओके, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।